हिस्ट्री। तो हमारी कोरिलेशन की भी छोटी सी हिस्ट्री है जिसमें 3 लोग आते हैं और वो है अपने चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था। तो उसने एक थ्योरी देने की सोची जो कि थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में ये था कि वो स्टडी करना चाहता था, लाइक उसकी असम्पशन ये थी इसकी थ्योरी की कि उसमें वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स देखना चाहता था वो। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए उसको ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेट्स को स्टडी करना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग भी हो सकते हैं एंड जो सेम स्पीसीज के हैं वो भी अलग तरीके से डिफर करते हैं। तो वो उन सब के सारे ट्रेड्स उसको पढ़ने पड़ते थे। तो अब चार्ल्स डार्विन का एक कज़न भाई था जिसका नाम था फ्रांसिस गैल्टन। तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस चीज़ में कि यार ये क्या चीज़ है। तो उसने इस पर थोड़ा अपनी रिसर्च हुआ करके इसने दी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसकी जो रिसर्च थी इट वॉज बेस्ड ऑन की इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो चिल्ड्रन हैं जब वो अडल्ट बन चुके होते हैं तो उनकी हाइट में क्या रिलेशन बैठता है। ठीक है, तो मतलब इसने क्या करा कि इसने जो पेरेंट्स थे, मान लो एक अपना पेरेंट ए और एक अपना पेरेंट बी, तो इसकी हाइट अगर मान लो 5 है, इसकी मान लो 6 है, तो उसने इन दोनों की हाइट का ले लिया एवरेज एंड उसके एवरेज से इसके ग्रोन अप चिल्ड्रंस की हाइट से कंपेयर करा गया था। तो इसने इसी से इसने दी थी एक बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो है रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एसोसिएशन। तो रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन दोनों चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये पूरी थ्योरी थी फ्रांसिस गैल्टन की जो रिसर्च थी उसके रिजल्ट्स क्या आए थे। इसका रिजल्ट ये आया था कि वो समराइज़ कर सकता था, लेकिन उसने ये करा कि वो जो भी इसने डाटा निकाला है इन दोनों पेरेंट्स के, मतलब इन दोनों पेरेंट्स की हाइट का एवरेज निकाल के और इनके चिल्ड्रन की हाइट के साथ इनका ट्राई करा है कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, उस चीज़ को देखने के लिए उसने कहा कि इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कि मतलब जैसे कि अपने पेरेंट्स की हाइट ऐसे है, बच्चों की हाइट ऐसे है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसने कहा कि मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ कि हाँ भाई कितना फ़र्क है कितना नहीं है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइन स्टीपर होती है, स्टीपर से मतलब टेढ़ी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइन स्टीपर होती है उतनी ज़्यादा क्लोजर रिलेशनशिप होगी बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके फ्रांसिस गैल्टन के जो रिजल्ट्स थे उनके 2 पार्ट्स निकले थे। एक पार्ट ये था कि जो टॉलर पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो भी रिलेटिवली टॉल थे। ठीक है, रिलेटिवली टॉल, यहाँ पे वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, रिलेटिवली का मतलब होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, एंड यहाँ पे कंपेयर पेरेंट्स से करा जा रहा है तो उनके सेंस में ये लंबे ही थे। ठीक है, एंड सेकंड वॉज कि अगर वो एवरेज ले रहे थे पेरेंट्स की हाइट का तो जो ऑफस्प्रिंग्स की जो हाइट है वो उनसे कम थी, मतलब एवरेज से कम थी। लाइक कुछ होंगे या थोड़े एवरेज तक आ गए या कुछ होंगे या उससे नीचे ही रहते, मोस्टली सारे उससे नीचे रहते, कोई उनके एवरेज तक नहीं आ पा रहा था। ठीक है, देन अपने पास आता है कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन जो था वो फ्रांसिस गैल्टन की लैबोरेटरी में काम करता था, लाइक थोड़ा मतलब एसोसिएशन में था उनके साथ। तो उसने इसी फ्रांसिस गैल्टन की पूरी रिसर्च को उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा, उसको फॉर्मुलेट करके इसने दिया कोरिलेशन। ठीक है, तो उसने कोरिलेशन दिया विच इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे सेम चीज़ की एसोसिएशन का मतलब रिलेशनशिप भी है बट हमें एसोसिएशन वर्ड यूज़ करना है क्योंकि इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट। नाउ वी हैव स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम। इसको हम डॉट डायग्राम भी कहते हैं और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम ऐसे डॉट्स बना के इस पे वो कर रहे होता है काम। ठीक है, इसमें मतलब एक ग्राफ है, हमने सारी वैल्यूज जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जैसे हमें पता है कि y की वैल्यू अगर यहाँ है और x के अकॉर्डिंग यहाँ है तो उस अकॉर्डिंग हमने वहीं पे डॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये जब हम डॉट्स बना के छोड़ देते हैं वो हम स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं, उसका स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके का ऐसा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर सिर्फ डॉट्स होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर्ड स्कोर्स की, मतलब मान लो y का यहाँ पे आ रहा है, इधर x का यहाँ से आ रहा है, तो ये पेयर्ड स्कोर्स का होता है। ठीक है, व्हेन वी आर प्लॉटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स इट शोज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स एंड यही जो कलेक्शन ऑफ डॉट है इसको हम स्कैटर प्लॉट, स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब वी हैव अ टर्म हियर जिसका नाम है डाइकोटोमस। अब डाइकोटोमस टर्म क्या है, इसका मतलब होता है कि अ वेरिएबल हैविंग ओनली 2 लेवल्स और 2 वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 लेवल्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के कंपोनेंट्स 2 हैं। ठीक है, एक अपने पास है डायरेक्शन एंड एक अपने पास है मैग्नीट्यूड या इसको डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्शन से बात करते हैं। तो अगर हम स्कैटर प्लॉट जो है वो सिर्फ एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाता, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशन नहीं दिखाता, मतलब इसके अलावा वो हमें एक ग्लांस भी देता है कि भाई रिलेशनशिप की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। ठीक है, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट्स में करी गई थी, या तो कोरिलेशन नहीं होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो नो कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों जो हाई वैल्यूज और लो वैल्यूज हैं और ऑन द फर्स्ट वेरिएबल आर इक्वली पेयर्ड विद द बोथ हाई वैल्यूज ऑफ सेकंड वेरिएबल, कि मतलब जो वैल्यू हाईएस्ट है, मान लो ये अपनी वैल्यू ए आ गई, ये ए आ गई, ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों की जो ये वैल्यूज है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए वाली, ये दोनों साथ में मूव कर रही हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं बट ये एकदम साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब नो कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक की वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देन वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें ये होता है कि अगर अपनी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर दूसरी वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो भी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाऊँ तो अगर अपनी वैल्यू आप देख पाएं, ये अपना y है, ये अपना x है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना, y भी बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही होता है अपना पॉजिटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव ये होता है कि अगर एक चीज़ का इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्राफ में बताऊँ तो ऐसे नीचे जा रहा होगा कि यहाँ पे अपना जो x है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इतना तो बढ़ गया वो आगे, और ये जो अपना y है वो अपना डिक्रीज हो गया।
ठीक है, अब इनकी ना, अब हम आगे इस पे ही आते हैं। अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड का ये है कि हमें पता है कि भाई अपना जो स्कैटर प्लॉट है वो पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। मान लो अपने पास 3 है, वो सारे के सारे अपने पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने दिखा दिया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबकी जो डिग्री है या इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, मानते हैं कि सारे पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट इनका जो डिग्री है, इनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होती। ठीक है, तो इसी पे एक कंसेप्ट आया था जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था, वो था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसने ये बताया था कि इसने इसको डिनोट करा था आर से। ठीक है, इसको इसने नाम दिया था पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो अब ये जो कोरिलेशन का जो इसने कोफिशिएंट दिया था, इसको सबसे पहले यूज करने वाला वो फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? इसकी 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब वो उसी के बीच में रेंज करता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं जाता, उससे ज़्यादा नहीं जाता। एक -1, एक 0 और एक +1। ठीक है, अब ये अगर अपनी 0 पे है तो मतलब नो कोरिलेशन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर -1 पे है मतलब इट्स नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर अपना प्लस पे आ जाता है तो दैट मीन्स कि अपना ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब अपने इसमें क्या होता है, हमारे पास एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव और एक होता है परफेक्ट नेगेटिव। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारा कोई टेस्ट है। ठीक है, अब हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ चीज़ मेजर कर रहे हैं, 2 अलग चीज़ें एक्स और वाई। ठीक है, हम इनको मेजर कर रहे हैं। अब इनका जो कोरिलेशन आया, ठीक है, इसको आर से डिनोट करिए, इनका जो कोरिलेशन आया वो आया -1। कि भाई ये बिल्कुल भी लाइक नेगेटिव कोरिलेशन में है, बट नेगेटिव अगर सीधा 1 पे आके फॉल करता है दैट मीन्स कि वो जो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। बट अगर मान लो पूरा एग्जैक्ट 1 आता है देन इट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, बट एक चीज़ बता दूं कि अगर हम कोरिलेशन किसी भी चीज़ का हम खुद से निकाल रहे होते हैं, मान लो कोई टेस्ट है, अगर हम किसी टेस्ट का निकाल रहे हो तो जो वैल्यूज होंगी वो एग्जैक्ट -1 या फिर +1 पे फॉल नहीं करेंगी, वो उसके नीचे नीचे फॉल करेंगी। तुम्हारी वैल्यू 0.99 तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो 1 पे फॉल नहीं करेगी तब भी। कोवेरियंस Covariance is the relationship between two random variables. The formula evaluates how much or to what extent the variables change together. Basically ये कि जैसा सेकंड सेंटेंस में बोला गया है कि वो ये मेजर करता है इसका फॉर्मूला कि वेरिएबल्स अगर साथ में चेंज हो रहे हैं तो वो कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लाइक कितनी एक्यूरेसी से कह लो या फिर कितने स्ट्रेंथ के साथ वो चेंज हो रहे हैं, तो कोवेरियंस वो निकालता है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, एंड अगर आपको समझना है कि सैम्पल और पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। नाउ वी हैव कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। When researchers speak of correlation coefficient without being specific about one thing, they mean product moment correlation coefficient. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा प्रोडक्ट मोमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोडक्ट मोमेंट का मतलब ये है कि अपने स्टैंडर्ड डेविएशंस का यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे हम जो है अपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज है प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है ये थोड़ा थोड़ा कोवेरियंस से लिया हुआ है एंड थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन से आया हुआ है। ठीक है, अगर इन केस अगर हमें क्वेश्चन में दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन मेंशन कर रखा है देन ये वाला, लेकिन अगर नहीं कर रखा तो यूजुअली हम कॉमनली ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ये वाला, बट अगर हमें मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने में। तो जैसे हमने पहले देखा है स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हमें निकालना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, कि पहले मीन निकालो, फिर वेरिएंस, उसके बाद उसको स्क्वायर रूट में करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसको छोटा करने के लिए इन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ ही हैं तो हम उन्हीं एक्स और वाई वेरिएबल्स को यूज़ करके हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, एक अपना मोटिवेशन के लिए एंड एक है अपना सेल्फ स्टीम के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन एक्स से डिनोट करा हुआ है, सेल्फ स्टीम हमने वाई से डिनोट करा हुआ है। अब हमें निकालना है इसका पियर्सन्स कोरिलेशन। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो अगर हमें इसके सब कुछ सारी चीज़ें निकालनी है तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें वो निकालनी होंगी। जैसे हमें चाहिए मीन, तो ये मैंने मीन निकाल रखा है दोनों का। हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार जो कि है एक्स, मतलब एक्स वाली वैल्यूज माइनस द मीन, तो ये इस वाली मीन से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हमने वो सारा निकाल दिया। अब हमने सेम चीज़ वाई वेरिएबल के साथ करी है। अब हमारे फॉर्मूला के अंदर उसने एक्स वाले का स्क्वायर और वाई वाले का स्क्वायर मांगा है। ठीक है, तो हमने वो भी दोनों के निकाल दिए। अब ये मत करना कि इस वाली चीज़ को भूल जाओ जो ऊपर दी हुई है, इसको भी निकालना है, तो हमने इसको भी निकाल लिया। अब यहाँ पे जो समीशन साइन है, ठीक है, अब इनका मतलब होता है कि इन सारी वैल्यूज़ को निकाल के ऐड करा गया है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यही होता है कि जैसे हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली, उन सबको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके जो वैल्यू आई हम उसके लिए समीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने इतना सारा कर लिया। अब हमने कैसे कैलकुलेट कि यहाँ पे आया, हमारी वैल्यू आई थी ये 83.95, हमने उसको डाला, नीचे ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे अंडर रूट कैसे आया ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जब स्टैंडर्ड डिवीजन हम खोलते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला कैसे होता है, उसका ऐसे ही होता है राइट, स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो ये अंडर रूट ही यहाँ पे कैरी ऑन हुआ है। ठीक है, अब हमारा ऐसे हो गया। हमने फिर इसको यहाँ पे अपनी वैल्यू आती है 7990.88, हमने इसको अंडर रूट में डाला, इसको हमने कैलकुलेट करा एंड हमारी वैल्यू आती है ये विच इज़ प्लस 0.939 और प्लस 0.94। ये वाली वैल्यू जो दूसरी 94 वाली राउंड ऑफ करा हुआ है मैंने, ये राउंड ऑफ करके लिखा है। एंड प्लीज़ नोट कि एग्जाम के अंदर हमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं होगी कि कैलकुलेटर की वजह से कोई हमें कुछ बोलेगा, लेकिन कैलकुलेटर शुड बी सिंपल एंड बेसिक। अब हमारे पास पीएमएन का एक फॉर्मूला है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ।
1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डी जो है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ दोज टू वेरिएबल्स। तो मतलब हमें अपने फॉर्मुला के अकॉर्डिंग हमें एक्स आर एंड वाई आर निकालना पड़ेगा। अब एक्स आर है एक्स वाली वैल्यूज़ का रैंक एंड वाई आर है वाई वाली वैल्यूज़ का रैंक। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तब जाकर हमारे पास वैल्यू ऑफ डी आएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर वैसे तो आर का यूज़ नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो एन है, एन इसकी मतलब कितने नंबर हैं, कितने टोटल नंबर कितना आ रहा है। जैसे कि अगर हम सीरियल नंबर डालें तो 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक रिसर्चर है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडिंग एंड द एग्जाम स्कोर्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ कि ये अपना एन होगा। ठीक है, द डाटा कलेक्टेड बिलो कैरेक्टर्स पेमेंट्स रैंक। तो अब हमने क्या करा, हमें दे रखा है कि हमें एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, वाई की वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आप देख सकते तो जो मैंने पर्पल से लिखा है दीज थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन, जो पिंक से लिखा है ये हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो एक्स का हमने अब निकाला रैंक। ठीक है, हमने रैंक निकाला, हम देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, 4 वैल्यूज हैं टोटल जो कि सेम है, जैसे 4 4 एंड 6 6। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक अपना 4 3 पे आ रहा है एंड एक अपना 8 पे आ रहा है। ठीक है, अब हम जो है इनकी ये नहीं देखेंगे यहाँ पे इसकी ये पोजीशन क्या आ रही है, हम ये देखेंगे अगर हम रैंकिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करें तो हम इसको कौन सा रैंक देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना अगर 3 1 है तो इसको अगर 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का हम निकालेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज अपना आता है 2.5। ठीक है, अब 2.5 अपना आ गया, हमने उन दोनों को असाइन कर दिया। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट वैल्यू आती है 4, क्योंकि 2 और 3 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, अब आएगी 4। ठीक है, अब सेम चीज़ 6 के साथ हो गई कि 6 के साथ कैसे करें। अब इसकी भी सेम टेक्निक है कि 6 अपने अगर 4 आ गया तो इसका होगा 5 और एक का होगा 6। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज, इसका आता है 5.5। अब हमने उसको भी दे दिया, अब 5.5 तक हो गया, अब 7 यहाँ पे और 8 इधर। ठीक है, अब सिमिलर चीज़ हम जो है वाई के लिए करेंगे, अगर इसमें इक्वल रैंक्स हुए, अगर नहीं है देन नॉर्मल ऑर्डर चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें डी निकालने के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमें एक्स रैंक और वाई रैंक को हमें माइनस करना होता है, माइनस करने के बाद डी की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अपनी डी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें उसका स्क्वायर भी निकालना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मुला चलना है, बिल्कुल जो फॉर्मुला में मांगा है हमें बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर निकाला, उसको टोटल कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समीशन का साइन लगा हुआ है तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है। अब हमने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा, हमारे वैल्यू आती है आर इज इक्वल टू प्लस 0.89। अब हमारा टॉपिक है लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने बाकी चैप्टर्स में पढ़ा है। तो कोरिलेशन में इसका इतना स्पेशल क्या है, इसका इतना कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें बस ये है कि चाहे कुछ भी चेंज हो, कोरिलेशन को लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन से कोई असर नहीं पड़ता। देन वी हैव कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कॉजेशन का ये सीन है कि इफ देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन 2 or more variables, मतलब 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स का, then it only means that variables are associated with each other, but this association or shared variation between the variables does not mean that one variable is causing changes in another variable. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो दोनों कोरिलेशन में निकल गए। अब निकलने के बाद इसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, मैं और मान लो एक कोई लड़का, ठीक है, तो अगर हम दोनों के बीच में मान लो कोरिलेशन बन रहा है, ठीक है, हम दोनों के फीचर्स में या हम दोनों के ट्रेट्स में अगर कोरिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम दोनों का एक दूसरे के उस पर मतलब एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है। ऐसा नहीं होता कि मतलब मेरी वजह से उसके फीचर्स बन रहे हैं, उसकी वजह से मेरे बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि अपने कोरिलेशन और कॉजेशन में कि कोरिलेशन डजंट मीन कि उसमें कॉजेशन है। Now we are coming to factors influencing the correlation। तो हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हमारा कोरिलेशन में इफेक्ट आ सकता है। पहला है सैम्पल साइज, कि अगर अपना छोटा सैम्पल होगा तो उसमें जो कोरिलेशन होगा वो काफ़ी अनस्टेबल होगा। ठीक है, बट यहीं अगर अपना सैम्पल साइज धीरे धीरे बढ़ा दें तो देयर इज अ चांस कि अपना जो कोरिलेशन है बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी कम टू नेचर ऑफ सैम्पल। तो इसमें क्या है कि अपना अगर अलग अलग सैम्पल है तो उनका अलग अलग कोरिलेशन का कोफिशिएंट आएगा, फिर सेम नहीं हो सकता कि मतलब मान लो एक बंदा जो है मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम देख रहा है, कोई दूसरा बंदा इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी देख रहा है। ठीक है, तो अगर अलग अलग वो है तो सबके अलग अलग कोफिशिएंट भी आते हैं। Then third we have linear relationship. Correlation coefficient such as measures of relationship between the variables is linear in nature. ये linear in nature होता है। ठीक है, variability of scores, कि अगर अपने variability या फिर dispersion अगर हाई है तो उसका जो अपना जो coefficient होगा correlation का वो reduce कर जाएगा। बट अगर variability बहुत कम है तो अपना जो coefficient increase कर जाएगा। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें कि मान लो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, कि अपना लाइन है कोरिलेशन की, अगर स्कोर बहुत दूर दूर होंगे, बिल्कुल ही दूर दूर लाइन से, तो इस वाले दूर दूर में क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो अपनी ये क्या हो गया, ये अपना हो गया हाई वेरिएबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से अपना कोरिलेशन रिड्यूस हो जाएगा। बट यहीं अगर हमारा जो ये सारा जो है एक ही लाइन के आसपास हो, ठीक है, जितना लाइन के आसपास रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब ये लेस वेरिएबिलिटी हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देन वी हैव डिसकंटिन्यूटी इन स्कोर्स या फिर मिसिंग वैल्यूज। तो इसमें ये होता है कि अपने जैसे मान लो हम अपना हमारे पास सारे स्कोर्स आए हैं वेरिएबल्स के, अब उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिसिंग है या फिर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोरिलेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से इधर लाइक उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर देता है। Now we are coming to regression. It is a statistical approach used to understand and model the relationship between a dependent variable and an independent variable. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर हम उसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, इट एम्स टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसमें हमारे पास एक आती है रिग्रेशन लाइन, ठीक है, इन प्रेडिक्शन ऑफ y फ्रॉम x। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बचपन में करा होगा कि हम जो थे
एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ऐसे प्लॉट करते थे एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। हमने कुछ वैल्यूज़ डाली 0 1 2, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वाई निकाला। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द वाई वैल्यूज़, ठीक है। अब इसका एक इसकी क्वेश्चन बनती है जो कि है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे y और x अपने तो ये आ गए, एक्सेस के बारे में बात हो रही है, जिसमें y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हमारे यहाँ पे दो टर्म्स हैं a एंड b, तो यहाँ पे जो a है वो अपनी है स्लोप, ये जो लाइन जा रही है टेढ़ी, दिस इज द स्लोप, ठीक है। अब उसमें भी हम ये नीचे की साइड से देखते हैं, ठीक है। देन वी हैव b विच इज द इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट ये है कि जैसे कि मान लो हमने ये बना हुआ है, अगर हम उसको पीछे जाके ट्रेस कर दे तो वो कहाँ पे आ रहा है, तो जिस वैल्यू पे आएगा दैट विल बी आवर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब हमें अगर हमें ये फॉर्मूला की सारी वैल्यूज चाहिए, उसके लिए पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, ए को, उसके बाद बी को। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे हमें वैल्यूज दी होंगी एक्स एंड वाई की, जैसे हमने ऊपर देखा था स्पेयरमैन के लिए एंड पियर्सन के लिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, हमें वैल्यूज दी होंगी। हमें उन वैल्यूज से, जैसे हमने करा था कि हमें ये सब निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज, हमने वो निकाला, इसको कैलकुलेट करा। जो वैल्यू आएगी, हमने मीन और एक्स का मीन तो निकाला होगा, वाई और एक्स का मीन निकाला होगा, तो हमने यहाँ पे बस ए की वैल्यू प्लॉट करनी है। उसको डालने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अपने पास जो एक्स की वैल्यू है ना वो अपनी रहेंगी एम्प्टी, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया वाई और एक्स वाला, अगर मान लो वाई एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या वैल्यू होगी, 1 है तो क्या होगी, 2 है तो क्या होगी, हम वो मेजर कर सकते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल है कि अगर हमें निकालना हो, ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। इसको कोई ये ना समझे कि ऑलरेडी बना के दिया हुआ है ग्राफ के लिए, नहीं, ये वैल्यूज हैं। अब हमें पहले क्या करना है, हमने ए को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पहले निकालना होगा एक्स और वाई का मीन निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज थी ऑलरेडी, हमने इनका ये सारा निकाल लिया, हमसे कैलकुलेट करा, वैल्यू आती है 0.029, ठीक है। अब हमने जो ए की वैल्यू हमने लगा दी बी के फॉर्मूला में। अब हमारे पास वाई भी था, ठीक है, वाई का मीन भी था, एक्स का भी था, अब हमने वो वैल्यू लगा दी ए वाली, ठीक है। लगाने के बाद हमारी वैल्यू आती है 5.405। अब हमने इसको और इसको, इन दोनों की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे पहला फॉर्मूला था। अब वहाँ पे लगा के हमारे पास कुछ ये वाली टर्म बनती है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो ये है कि अगर मान लो एक्स की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 होती, तो उस टाइम पे क्या क्या वैल्यूज आती, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर वैल्यू अगर 0 है तो हमने 0 डाल के देखा, अपना आंसर ये आता है, ठीक है। अगर अपनी वैल्यू 1 होती, अपना आंसर ये आता है। अगर अपनी वैल्यू 2 होती तो अपना आंसर ये आ जाता, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करके हम इसको फिर इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करना है।